हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी बुक बाल महाभारत कथा, नवा अध्याय लाख का घर। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपका जो चैप्टर है वो है लाख का घर। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन ब दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्वासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई ना देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान ना सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा।
फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठ पोषकों ने वर्णावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वर्णावत में एक बाहरी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वर्णावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष ना लगे। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, दुर्योधन किस बात के लिए चिंतित था? तो उत्तर लिखेंगे कि दुर्योधन की चिंता यह थी कि जन्मांध होने के कारण उसके पिता को राज्य से वंचित होना पड़ा और उनके छोटे भाई के हाथ में राज सत्ता चली गई। उसके बाद उनके बेटे युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ क्यों देते थे? उत्तर, धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इसी कमजोरी के कारण दुर्योधन के किसी भी अनुरोध को टाल नहीं पाते थे। उचित अनुचित सोचे बिना दुर्योधन के हर फैसले का साथ देते थे। अब है तीसरा प्रश्न कि पांडवों के बारे में पूर्ववासियों का क्या ख्याल था? उत्तर लिखेंगे कि पांडवों के बारे में पूर्ववासियों का ख्याल यह था कि पांडव सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। राजगद्दी पर बैठने योग्य युधिष्ठिर है, अतः पितामह भीष्म का कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर, अब है चौथा प्रश्न कि युधिष्ठिर के बारे में धृतराष्ट्र की क्या सोच थी? तो उत्तर लिखेंगे कि युधिष्ठिर के बारे में धृतराष्ट्र की यह सोच थी कि वह युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करते हैं, अपने पिता के समान ही गुणवान है, उसे प्रजाजन भी बहुत चाहते हैं, अतः युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना ठीक नहीं है। अब है पांचवा प्रश्न कि पांडवों को वारणावत भेजने में दुर्योधन की क्या सोच थी? तो उत्तर लिखेंगे कि दुर्योधन सोचता था कि अगर पांडव वारणावत चले जाएंगे तो उनसे हमें कोई खतरा नहीं रहेगा तथा नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। अब है छठा प्रश्न, पूर्ववासियों की बातों को सुनकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर लिखेंगे कि पूर्ववासियों की बातों को सुनकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। चौराहों पर, सभाओं में सभी यही कहते हैं कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते हैं कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे,
इस कारण उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया था। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, अतः उन्हें राजा बना देना चाहिए। पिताजी, यह अपमान उनसे सहा नहीं जाएगा। अब है 7वां प्रश्न कि कर्णिक नामक ब्राह्मण ने धृतराष्ट्र को क्या समझाया। तो उत्तर लिखेंगे कि कर्णिक नामक ब्राह्मण शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों तथा प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में वह बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वह संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, किंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। अतः चौकन्ना हो जाइए और पांडवों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। अब है 8वां प्रश्न कि वारणावत में पांडवों के रहने के लिए तैयार किया गया भवन किन किन चीज़ों से बना था। इसमें क्या षड्यंत्र छिपा था। तो वारणावत उत्तर लिखेंगे कि वारणावत में पांडवों के रहने के लिए जो भवन तैयार किया गया था वह सन, मोम, तेल, लाख तथा चर्बी आदि चीज़ों में मिट्टी का तेल मिलाने से बना था। इसमें यह षड्यंत्र छिपा था कि इस भवन में पांडवों को ठहराया जाए और किसी एक रात उसमें आग लगा दी जाए, जिससे पांडव जलकर मर जाएं और दुर्योधन राजा बन सके। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको अच्छा लगा, पढ़ने में मन लगा, तो आप मेरे चैनल NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।